न्यूजीलैंड नाम का जगह जो ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी दूर प्रशांत महासागर के दक्षिणी भाग में स्थित है, इसे दुनिया का दूसरा सबसे शांतिपूर्ण देश कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान में बहुत से लोग न्यूजीलैंड के बारे में केवल ब्रेंडन मैकलम, रॉस टेलर, डैनियल विटोरी जैसे कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ियों के कारण जानते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड कई अन्य चीज़ों के लिए भी जाना जाता है, जैसे अपने खूबसूरत पहाड़ों और स्वादिष्ट जैविक भोजन के लिए। आपने द लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवी के बारे में सुना होगा, जिसे इसके आश्चर्यजनक लोकेशन के कारण न्यूजीलैंड में फिल्माया गया था। न्यूजीलैंड का मौसम यूके जैसा ही होता है, जिसमें हल्की गर्मी, लंबी सर्दियां और अच्छी मात्रा में बारिश होती है। भले ही रहने के लिए इतनी शानदार जगह है, लेकिन ब्रिटेन की तुलना में वहां बहुत कम संख्या में लोग रहते हैं। यदि आप न्यूजीलैंड के मैप को देखें तो आप देखेंगे कि इसका अधिकांश भाग खाली है और वहाँ अधिक लोग नहीं रहते। अधिकांश जनसंख्या देश की उत्तरी भाग में रहती है, तो न्यूजीलैंड का इतना बड़ा हिस्सा खाली क्यों है? खैर, ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यूजीलैंड बाकी दुनिया से बहुत दूर है। जहाज या हवाई जहाज से यहाँ यात्रा करने में बहुत लंबा समय लगता है, जिससे पहले लोगों के लिए द्वीप तक पहुँचना मुश्किल हो जाता था। बहुत समय पहले, लगभग 1000 साल पहले, प्रशांत महासागर द्वीप समूह के मावरी लोगों ने न्यूजीलैंड की खोज की थी। उस समय चंगेज खान नाम का एक मशहूर लीडर दुनिया के दूसरे हिस्से पर कब्जा कर रहा था। हमें यकीन नहीं है कि मावरी ने अपना पूरा द्वीप छोड़कर न्यूजीलैंड आने का फैसला क्यों किया, लेकिन लगभग उसी समय जब चंगेज खान पूरी दुनिया पर कब्जा करने जा रहा था। इस सवाल के खोज के लिए जब हमने रिसर्च की तो कुछ आर्टिकल्स से पता चला मावरी के अपने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड थोड़ा सा डिफरेंस है। मावरी ट्रेडिशंस के मुताबिक न्यूजीलैंड 13वीं सदी में नहीं बल्कि उससे 500 साल पहले कूपे नाम के एक मावरी ने डिस्कवर किया था। कूपे एक फिशरमैन था जो मछलियां पकड़ता था, मगर फिर ऐसा होना शुरू हुआ कि जब भी वो जाल लगाता था तो उसकी मछलियां उस एरिया में पाए जाने वाले ऑक्टोपस खा जाते थे। इन लोगों के हाथ कुछ भी नहीं लगता था, क्योंकि इन लोगों का मेन फूड सोर्स मछली था, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने शुरू हो गए। उसका हल ये निकाला गया कि कूपे और उसके कुछ साथी समंदर में जाकर किसी और आइलैंड की खोज करने की कोशिश करने लगे, जहाँ पर खाने पीने की अच्छी सप्लाई हो। इसी खोज में कूपे अपने 25 दोस्त लेकर पैसिफिक ओशियन में चला गया। कुछ दिन के सफ़र के बाद ही उन्हें बड़े बड़े पहाड़ वाला एक आइलैंड नज़र आया। ये न्यूजीलैंड था। सी फूड, भेड़ बकरियाँ और फलों से मालामाल आइलैंड, जिस पर कोई दूसरा इंसान नहीं था। ये कूपे और उसके समुदाय के लिए एक परफेक्ट जगह थी। कूपे ने अपने साथियों को वापस आइलैंड भेजा ताकि वो बाकियों को इस आइलैंड की खबर दे सके, और इस तरह न्यूजीलैंड पर मावरी लोगों का बसना शुरू हो गया। 17वीं सदी तक मावरी लोग सुकून से न्यूजीलैंड में रहते थे, और दुनिया से दूर होने की वजह से ना उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी और ना ही किसी से कोई खतरा। मगर ये सब कुछ जल्द ही बदलने वाला था। ये वो टाइम था जब वेस्टर्न कंट्रीज अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया में फैल रही थी, और एक्सपर्ट्स को भेजा जा रहा था कि वो आइलैंड, कंट्रीज और कंटिनेंट्स डिस्कवर कर सके, जिन पर कब्जा करके यूरोपियन कंट्रीज अपनी पावर बढ़ा सके। इसी सिलसिले में एक डच एक्सप्लोरर एबल टेस्मैन पैसिफिक ओशियन के साउथ में किसी कंटिनेंट की खोज में निकला, बिकॉज उस वक्त यूरोपियन का ख्याल था कि इस हिस्से में कोई कंट्रीज ज़रूर होगा। अगर ऐसा हुआ तो वो पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खोल देंगे। और साल 1642 में एक एक्सप्लोरर द्वारा न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया गया, मगर उसने जब वहाँ उतरने की कोशिश की तो वहाँ पे पहले से मौजूद मावरी लोगों से उन लोगों की ज़बरदस्त लड़ाई हुई। फिर 1769 में एक ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स कुक इस कंटिनेंट को ढूंढता हुआ न्यूजीलैंड आ पहुंचा। एक बार फिर जेम्स की फौजियों और मावरी लोगों के बीच ज़बरदस्त लड़ाई हुई। उसमें जेम्स को वापस इंग्लैंड जाना पड़ा। इस बार उन्होंने यूरोपीय लोगों की द्वीप खोजने में मदद करने के लिए एक विशेष मानचित्र बनाया। वो चालाक थे और मनचाही वस्तुओं का व्यापार करके मावरी लोगों से मित्रता कर लेते थे। 100 साल बाद अंग्रेज ने आकर न्यूजीलैंड पर कब्जा कर लिया। 1840 में अंग्रेज और न्यूजीलैंड की जनजाति के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। उसके बाद न्यूजीलैंड आधिकारिक तौर पर यूरोप और ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। उस समय वहाँ लगभग 2 लाख मावरी लोग रहते थे, लेकिन उनकी आबादी बढ़ने की बजाय कम होने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब यूरोपियन लोग वहाँ आए तो वो ऐसी ऐसी बीमारियाँ लेके आए जिससे मावरी लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई। फिर मावरी लोग बीमार पड़ने लगे और कई मावरी लोग मारे गए। 1800 के दशक में न्यूजीलैंड एक बहुत ही हिंसक जगह बन गया था। समझौते के ठीक 5 साल बाद अंग्रेज और मावरी लोगों के बीच
ज़मीन का मालिकाना हक किसका होगा, इसको लेकर कई युद्ध हुए और ये युद्ध 40 साल तक चलते रहे। इन 40 सालों में बहुत ज़्यादा मावरी लोग मारे गए और फाइनली ये सारा सिलसिला 1881 में जाकर रुका, जब मावरी के सारे बड़े चीफ मारे जा चुके थे और मावरी मूवमेंट बुरी तरह नाकाम हो चुकी थी। इसीलिए कुछ वर्षों बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोकल इलेक्शन और डेवलपमेंट में लोकल्स को शामिल कर लिया और इस तरह से फाइनली न्यूजीलैंड में पीस और प्रोग्रेस का सफ़र फाइनली स्टार्ट हो चुका था। लेकिन फिर भी आज, जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में आपको दिखाया था, न्यूजीलैंड का इतना ज़्यादा एरिया खाली क्यों है और सारे लोग इधर नॉर्दर्न आइलैंड में ही क्यों रहते हैं। असल में न्यूजीलैंड का सदर्न एरिया इसलिए खाली है क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना बहुत ही मुश्किल है। न्यूजीलैंड के सदर्न पार्ट में हर तरफ माउंटेन रेंजेस हैं। इस सारे एरिया में हर तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और ज़मीन इतने उबड़ खाबड़ हैं कि इनमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड वगैरह बिल्ड करना भी इम्पॉसिबल है। पहाड़ के इस तरफ ईस्टर्न साइड की ज़मीन बहुत ही सूखी और इनफर्टाइल है, जिसकी वजह से यहाँ पे इरिगेशन भी नहीं हो सकती है। इसीलिए न्यूजीलैंड की मेजॉरिटी पॉपुलेशन इधर नॉर्दर्न आइलैंड पर रहती है। पॉपुलेशन शॉर्टेज के इस मसले को हल करने के लिए न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इमिग्रेशन पॉलिसी को थोड़ा कम किया। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले न्यूजीलैंड में जो लोग गोरे नहीं थे वो नहीं आ सकते थे। इसी वजह से न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन 1950 तक बहुत कम थी। उसके बाद जब ये रिस्ट्रिक्शन खत्म हुए तब एशियन कंट्रीज जैसे चाइना, फिलिस्तीन, इंडिया से कई लोग आकर आबाद होना शुरू हो गए न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन में फाइनली ग्रोथ आना शुरू हुआ। आज न्यूजीलैंड के पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 27% इमिग्रेंट्स या वो लोग हैं जो न्यूजीलैंड से बाहर पैदा हुए थे। इमिग्रेंट्स की मेजॉरिटी इधर ऑकलैंड और उसके आसपास के एरियाज में रहते हैं और यही वजह है कि आज ऑकलैंड दुनिया के अफोर्डेबल सिटीज़ में से एक है, बिकॉज लैंड सप्लाई कम है और हाउसिंग की डिमांड ज़्यादा है। इसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए न्यूजीलैंड गवर्नमेंट अब लोगों को $8,000 तक की ग्रांट दे रही है ताकि वो ऑकलैंड से 100 किलोमीटर दूर में शिफ्ट हो जाए, ताकि ऑकलैंड की हाउसिंग मार्केट का प्रेशर कम हो जाए और प्राइस भी नॉर्मल हो जाए। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि न्यूजीलैंड की सारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एनिमल मीट एक्सपोर्ट करने पर ही चलती है। इधर नॉर्दर्न आइलैंड में बारिश की वजह से ऐसी लश ग्रीन ज़मीन है जिसकी वजह से इधर बेशुमार भेड़, बकरियां और गायें पाई जाती है। न्यूजीलैंड का पॉपुलेशन लगभग 50 लाख के करीब है, जबकि एक एस्टिमेट के मुताबिक यहाँ पर भेड़ बकरियों की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 3 करोड़ है और इसीलिए न्यूजीलैंड दुनिया में सबसे ज़्यादा मटन और लैम्ब सप्लाई करने वाली कंट्री है। न्यूजीलैंड का 95% मीट बाहर एक्सपोर्ट होता है और 2009 में इस एक्सपोर्ट से न्यूजीलैंड ने $46 बिलियन का रेवेन्यू कमाया। न्यूजीलैंड दुनिया की 50वीं बड़ी इकोनॉमी है और इस इकोनॉमी का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर एवं स्पोर्ट्स है। $46 बिलियन सिर्फ मीट के एक्सपोर्ट से कमाना एक अविश्वसनीय चीज़ है और ये इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए एक मोटिवेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों मुख्य रूप से एग्रीकल्चरल कंट्रीज़ हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।